ओके रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, इन कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, ये के का मतलब है पोटाशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो देखो होगा क्या, फिर से ये CO2 चला जाएगा, ये चला जाता है तो CO2 बाहर निकला। इस बार बेटा ये जो कार्बन बचा है ना, इसका फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। नाउ हम लोग जानते हैं बेटा ये फ्री रेडिकल एक तो बनेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल से कोलाइड करेगा और ये बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल कोलाइडिंग विथ अनदर CH3 फ्री रेडिकल टू फॉर्म इथेन, टू फॉर्म इथेन। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इस बार सोडियम सॉल्ट ले लिए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी, इस बार इलेक्ट्रोलिसिस लिख दिए, तो बनेगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब ये एक दूसरे से कोलाइड करेगा और ये बनेगा फ्री रेडिकल, दिस फ्री रेडिकल will collide with another free radical to produce ब्यूटेन। अब देखो इसका भी आप लोग को डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा या ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो आपको पता है इट कैन ओनली बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। उसी तरीके से यहां पर भी पूछेगा तो आप फिर से बोलोगे इट कैन ओनली बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, it can only be used for synthesis of symmetrical alkane. This can be used for synthesis of only symmetrical alkane. चल, इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा दो रॉड होता है, एक का नाम होता है कैथोड, दूसरे का नाम होता है एनोड। एक का नाम होता है कैथोड, दूसरे का नाम होता है एनोड। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, मिटा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सोचना है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस किया, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो क्या क्या मिलेगा, टोटल हम लोग को समझना है। तो देखो टोटली हम लोग को ये मिलेगा, CH3 मिलेगा, CH2 फ्री रेडिकल, अनदर फ्री रेडिकल CH2 CH3 मिलेगा, पता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा, सॉरी प्लस H2O नहीं, प्लस H2 मिलेगा, प्लस H2 मिलेगा। अब आपसे पूछेगा कौन से रॉड में कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो आप बोलोगे ये दोनों जो है ना एनोड में इवॉल्व होते। कहाँ इवॉल्व होते? एनोड में। और ये आपका कैथोड में इवॉल्व होता है, ये पूछेगा बेटा, ये सवाल आता है। एल्केन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर इवॉल्व एट एनोड एंड H2 जो इवॉल्व होगा वो कैथोड में होगा। एनोड में एल्केन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड में H2 गैस इवॉल्व होता है। अब ये रट्टा मार के रखना है बेटा, एनोड में कौन इवॉल्व हुआ? एल्केन इवॉल्व हुआ एंड CO2। ये A फॉर एल्केन, A फॉर एनोड, ठीक है। ऐसे करके बस याद रखिए। CO2 बेटा आपको याद रखना होगा कि वहीं इवॉल्व हो रहा है। और प्रॉपर बैलेंसिंग वगैरह कर सकते हैं आप, आगे करेंगे हम लोग प्रॉपर बैलेंसिंग, ठीक है। अभी याद रखना है एल्केन में एनोड के पास एल्केन इवॉल्व होगा और CO2 गैस बनता है, कैथोड में H2 गैस इवॉल्व होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा दो रॉड होते हैं, एक रॉड कैथोड कहलाता है, दूसरा रॉड एनोड कहलाता है। चलिए इसको भी हटा रहे, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। An aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid on electrolysis give alkane having even number of carbon atom at anode। वही बोले थे इवन नंबर होगा, कहाँ इवॉल्व होगा? एनोड में होगा। क्या यूज करना है? सोडियम पोटाशियम सॉल्ट यूज करना है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का।
Sodium or potassium salt of carboxylic acid upon electrolysis gives alkane at anode. And this alkane will be even number, and that is symmetrical alkane. It can't be unsymmetrical. ड्रॉबैक सेम है एज वुड्स रिएक्शन, जैसे वुड्स रिएक्शन में ड्रॉबैक आया था, इसमें भी वही ड्रॉबैक आएगा। चलिए वही चीज है बेटा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O है, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा। ये CH3 फ्री रेडिकल कोलाइड करके क्या बनाएगा, CH3 फ्री रेडिकल कोलिजन विद अनदर CH3 फ्री रेडिकल टू गिव इथेन, तो आपको इथेन मिलेगा। और क्या बोले थे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। और NaOH बाय प्रोडक्ट है, ये कहाँ मिलेगा, ये एल्केन में मिलेगा, सॉरी ये आपको एनोड में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको कैथोड में मिलेगा, H2 आपको कैथोड में मिलेगा। NaOH कहीं नहीं मिलेगा, NaOH सोल्यूशन में रहेगा बेटा, NaOH विल बी इन दी सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन में रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे, किसका, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का लिख रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ये लिख रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया है, सोडियम का सॉल्ट लिया है। सोडियम का सॉल्ट लेंगे तो Na+ तो बेटा अलग हो जाता है, इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पानी में NaCl देंगे तो बेटा क्या होता है, Na+ और Cl- पानी में दोनों दूर दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, दिस इज अगेन अ सॉल्ट। जब भी सॉल्ट को पानी में ऐड कीजिएगा तो कटायन अनायन सेपरेट हो जाता है, कटायन पानी में अलग हो जाएगा, अनायन पानी में अलग हो जाएगा। तो वही चीज को यहाँ अलग किया गया है, यहाँ पे अलग किया गया है, कटायन अनायन सेपरेट हुआ। देखिए कटायन अनायन यहाँ रह गया, कटायन यहाँ रह गया, तो दे हैव सेपरेटेड। तो पहला स्टेप तो बेटा कोई भी NaCl को पानी में डालिए, Na+ और Cl- अलग होगा। KCl को पानी में डालिए, K+ और Cl- पानी में अलग हो जाता है। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी यही है कि कटायन अनायन गेट सेपरेटेड इन सॉल्वेंट लाइक वाटर। चलिए ये तो हो गया। अब बेटा इसका हम लोग को कोई काम नहीं है, अब ये बस खड़ा रहेगा, ये कुछ ना, ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ना इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, बस ये स्पेक्टेटर बना रहेगा, ऑडियंस है अब ये, दिस इज स्पेक्टेटर नाउ। इसी को स्पेक्टेटर आयंस भी कितनी बार बोल देते हैं, मतलब जो रिएक्शन के कंटेनर में रहेगा बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, कहाँ रिएक्ट करेगा, एनोड में रिएक्ट करेगा। समझो बात को, एनोड में रिएक्ट करेगा। एनोड में बेटा होता क्या है, एनोड में ना इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, कहाँ क्या करता, जा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये E- बाहर जाएगा, बैटरी के अंदर जाता है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, और यहां पर एक रॉड होगा जहां इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये छोटा प्लेट रहेगा और ये बड़ा प्लेट रहेगा, यहाँ छोटा प्लेट होता है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इस तरफ आएगा। अब क्वेश्चन ये तो बीकर में हो रहा होगा सारा कुछ बीकर में होगा। क्वेश्चन ये है कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो यहाँ पे CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, O- होगा। अब ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो ये बनेगा बेटा आपका CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2 हो गया। बाकी आपको पता है कि ये CH3 फ्री रेडिकल आगे चल के CH3 बनाएगा, हो गया। इतना सिंपल है इसका मैकेनिज्म, इसको बना लीजिए।
ये सारा इलेक्ट्रॉन मोशन है बेटा, बहुत कुछ कराए थे बेटा इलेक्ट्रॉन मोशन में, होमोलाइसिस, हेट्रोलिसिस, सब ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसे बना लीजिए। यहाँ पर ये जो है ना बेटा, पानी में H+ होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है H+ को मिलेगा तो ये H बनाएगा, मतलब हाफ H2 बनाएगा। हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ H2। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलिए, देखिए हम लोगों ने जो बेटा ये बनाया है ना, वही चीज अब हम लोग को मैकेनिज्म में दिखेगा, ठीक है। जो हम लोग अगर ये वाला देखो, अगर इसको याद रख लेते हैं ना, ये डायग्राम जो बना रखा है मैंने, ये अगर आप ध्यान रख लोगे तो काम आपका हो गया मैकेनिज्म में, ठीक है। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, बस इसको बेटा याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है ये, तो ये फ्री रेडिकल इधर बन गया, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल के बाद दो फ्री रेडिकल कोलाइड करेंगे, उसके बाद एल्केन बन जाएगा। चलिए, तो बेटा अब तक हम लोगों ने प्रिपरेशन देख लिया। देखो एल्केन का प्रिपरेशन बेटा जो है ना, यही सारे तरीके होते, स्टैंडर्ड तरीके होते प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, वो एक समय आएगा तो वहां देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज। ना व्हाट आर प्रॉपर्टीज? दे आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा तो केमिकल करेंगे। अब ध्यान रखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा बहुत कुछ होता नहीं है, बड़ा सिंपल होता है फिजिकल। मोस्टली क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं। फिजिकल में डेंसिटी, कलर, उससे थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा कि स्मेल क्या होता है, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। चलिए, फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखना होगा। तो सबसे पहला है एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो एल्केन जो होते हैं बेटा, यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन कुछ नहीं होता है। देखो नॉन पोलर का मतलब पहले भी हो चुका है, फिर भी बता दे रहे हैं। H और Cl में बेटा HCl पोलर होता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। एल्केन में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज द बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो नॉन पोलर। अब बोलेंगे सर कार्बन हाइड्रोजन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। इस कारण से बेटा ये भी बॉन्ड नॉन पोलर है। So both the bonds are non-polar. As a result, this this hydrocarbon, they are non-polar. For example, बेटा अगर आप ऐसा ले लेते हो ना कंपाउंड, ये नॉन पोलर है, वाटर में मिक्स नहीं करेगा। अब बता देते हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड ऑयल बेटा, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल बेटा क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है बेटा? मस्टर्ड ऑयल मोस्टली एल्केन, एल्केन है या एल्कीन है, यही सब कुछ होता है। हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए ऑयल और वाटर मिक्स नहीं करते, बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर।
उसके बाद बेटा कैम्फर, वैक्स, मोमबत्ती जो होता है ना, वो जो वैक्स है वो भी नॉन पोलर, इसलिए पानी में डिजोल्व नहीं करता है। कैम्फर नहीं करेगा, नैप्थलीन नहीं करेगा। और कोई एग्जांपल बताइए बेटा। कैंडल का जो वैक्स होता है वही पानी में डिजोल्व नहीं करता, बिकॉज दोज ऑल आर हाइड्रोकार्बन। अभी थोड़ी दिन पहले पहली क्लास में शायद क्लियर किए थे ना, एल्केन मोस्टली सारा कुछ एल्केन ही है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ सी 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 एच बॉन्ड एंड ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर पोलर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस पोलर, ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉन पोलर। तो हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, याद रखिएगा, आर नॉन पोलर, नॉन पोलर। बेटा मिथानॉल पोलर है कि नॉन पोलर है, जल्दी से बताएंगे। मिथानॉल, इज दिस पोलर नॉन पोलर? पोलर। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन आ गया ना, इस कारण से पोलर हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन आने से पोलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो एक मीथेन में बेटा, सॉरी, CH4 का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल CH4 है बेटा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा इसके बीच में बेटा नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल फोर्स होता है। जब भी आपको नॉन पोलर बोल दे कोई कि नॉन पोलर है, तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? वैन डर वाल। वैन डर वाल क्या होता है? वीक होता है। अगेन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक रिवाइज हो रहा है। वैन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दे आर वेरी वीक फोर्स, दे आर वेरी वीक फोर्स। ये लोग बहुत वीक होते हैं, इनका पावर बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग कौन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन इंटरमॉलिक्यूलर है बेटा? जल्दी से बताइए, कराए थे। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, लास्ट में क्या आएगा? वैन डर वाल आएगा। ये ऑर्डर आया था बेटा वैन डर वाल का। ठीक है, तो दे पोजेस वीक वैन डर वाल फोर्स। क्यों बेटा? बिकॉज दे आर नॉन पोलर। वैन डर वाल फोर्स कहाँ होता है? नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल होता है, और नॉन पोलर वीक होता है। नॉन पोलर वैन डर वाल फोर्स वीक होता है। नेक्स्ट, alkanes are colorless and odorless gas. Alkanes are colorless and odorless gas. एल्केन का कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता है। फिर आप बोलेंगे सर एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में देखो बेटा दो गैस होते हैं। एलपीजी में दो गैस का मिक्सचर होता है। एक होता है प्रोपेन, दूसरा होता है ब्यूटेन। एक होता है प्रोपेन प्लस दूसरा होता है ब्यूटेन। प्रोपेन कितना बेटा? अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 50%। ब्यूटेन कितना? अप्रोक्सीमेटली 50%। देखो होता क्या है ना, अलग अलग कंट्री में थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा वेरी करेगा। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है मोस्टली। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एलपीजी का तो अपना स्मेल होता है, एलपीजी का अपना स्मेल होता है। नहीं बेटा, प्रोपेन और ब्यूटेन का स्मेल नहीं होता। एलपीजी में बेटा आप देखेंगे तो एलपीजी में बेटा प्रोपेन आता है घर में आपके। कौन आता है? प्रोपेन आता है। और कौन आता है उस सिलेंडर के अंदर? ब्यूटेन आता है। इसके इसके अलावा और क्या आता है बेटा? इसके अलावा उस सिलेंडर में करते क्या है हम लोग कि एक स्मेली कंपाउंड दे देते हैं। एक स्मेली कंपाउंड मतलब पंजेंट स्मेल होना चाहिए, वो दे देते हैं। ठीक है, वो देने से क्या होता है बेटा? मान लो एक फाउल स्मेल दे देंगे, ऐड कर देंगे फाउल स्मेलिंग। ये क्यों देते हैं बेटा? फाउल स्मेल गैस दे देते हैं। क्यों देते हैं? सच दैट कि अगर एलपीजी लीक होगा ना बेटा, एलपीजी अगर लीक होगा तो इसका तो कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई स्मेल नहीं है, आपको कभी मालूम नहीं चलेगा कि एलपीजी लीक हो गया है। ये जब बाहर आता है तो आपको मालूम चलता है अच्छा एलपीजी लीक हो रहा है। तो एलपीजी में बेटा प्रोपेन और ब्यूटेन का स्मेल नहीं है। एलपीजी में हम लोग क्या किए हैं? कुछ और ऐड कर दिए हैं, जिससे आपको बेटा जब लीक हो जाए अगर गलती से तो मालूम चले। लीक हो जाए गलती से तो आपको मालूम चलना चाहिए। अब कौन सा गैस डाले बेटा? जल्दी से बताएंगे तो सोच के बताइए कौन सा गैस डाला होगा। इथाइल मेटाकाप्टेन। बहुत बढ़िया बेटा, समझिएगा बात को। जितना भी फाउल स्मेल वाला कंपाउंड होता है ना, मोस्टली सल्फर वाला होता है। ये होता है बेटा इथाइल, इथाइल मरकैप्टेन बोलते, कॉमन नेम है ये, इथाइल मरकैप्टेन।
ठीक है, ये कॉमन नेम होता है। अब आप बोलेंगे सर इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? बेटा कुछ नहीं करना है, इथेन थाइऑल। थाइऑल क्या होता है? इथानॉल होता है ना, इथानॉल में ऑक्सीजन था, यहाँ सल्फर लगा दिए, तो जब भी सल्फर की जगह ऑक्सीजन आएगा बेटा थाई हो जाएगा, थाई लगा देना। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा, थाई लगा देना है। कहीं पर भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर, थाई लगा दीजिए। ठीक है, थाई लगाना होता है। ऑक्सीजन की जगह सल्फर कहीं पर भी आ जाए, थाई लगा दीजिए। ठीक है, तो दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। स्मेल कहाँ से आया? इथाइल मरकप्टन से आया। नेक्स्ट बेटा सॉलिबिलिटी बेटा कम होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। तो नॉन पोलर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट solubility of substance in solvent, polar substance are soluble in polar, नॉन पोलर आर soluble in नॉन पोलर। मतलब ये है बेटा वैक्स वाटर में डिजॉल्व नहीं करेगा, पेट्रोल में बेटा कर सकता है, हो सकता है, यहां नहीं करेगा। थर्माकोल देखिए बेटा, थर्माकोल, थर्माकोल का नाम सुने हैं? Yes. थर्माकोल ही तो बोलते हैं, हाँ यहाँ आसम बंगाल में थर्माकोल ही तो बोलते हैं। थर्माकोल किस में डिजॉल्व करता है, कभी सोचे? कभी डिजॉल्व किए थर्माकोल को? No, sir. नो। ठीक है, काम कीजिएगा, थर्माकोल घर में होगा ना, Yes, sir. केरोसिन में डाल के देखिएगा डिजॉल्व करेगा, पेट्रोल में डालिएगा डिजॉल्व करेगा, केरोसिन में डिजॉल्व करेगा, पेट्रोल में डिजॉल्व करेगा। आजकल एक स्लीपर्स आता है, फ्लोटर टाइप होता है, मतलब मैं कैसे बताऊं उसको, बहुत हल्का होता है और बहुत थिक होता है। देखिए बहुत हल्का होगा और बहुत थिक होगा। नहीं देखे, ध्यान नहीं है किसी को? सर क्या? ये चप्पल देख रहे हैं? ये देखे चप्पल तो? Yes, sir. हाँ, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, कभी केरोसिन में आप पेट्रोल में डाल के देखिएगा डिजॉल्व हो जाएगा। मालूम क्यों? ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर चीज होता है, ये सारे नॉन पोलर है। ये डिजॉल्व नहीं हो, ये तो फैब्रिक होता है, तो कपड़े का मोस्टली होता है, बट ये वाला आपका डिजॉल्व होता है। समझे बात को? बहुत जगह करते क्या है पता है, जब इसको आप थर्माकोल में या पेट्रोल में डिजॉल्व कीजिएगा ना, तो ये डिजॉल्व होने के बाद हल्का ग्लू टाइप हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब उसको ग्लू की तरह आप यूज कर सकते हैं। और पता है इनफैक्ट इसको ग्लू की तरह यूज किया जाता है। थर्माकोल को डिजॉल्व करने के बाद आप ग्लू की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दिखा देते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको मुझे करना होगा पॉज। 10 मिनट, इसको बंद नहीं करेंगे तो ये ठीक है, काफी स्ट्रांग होता है। अब आपको अब ये भी चीज होती पता है, ये जो है ना, इसको डिजॉल्व करके ना बेटा बहुत जगह ग्लू की तरह यूज किया जाता है। एक जगह नहीं है, बहुत जगह है, मतलब लोग यूज करते हैं। जितना भी स्क्रैप चप्पल होता है लोग ले जाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ग्लू बनाते हैं, फिर मार्केट में बेच देते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब इसको हटा दिया जाए।
तो हम लोग समझ गए बेटा, थर्माकोल पेट्रोल में डिजॉल्व हुआ, केरोसिन में डिजॉल्व करेंगे ना तो तुरंत नहीं होता है, समय लगता है बट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो समझेंगे बात को बेटा। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से कम होगा, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से कम होगा, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से कम होगा। ये लिख लीजिएगा बेटा, जरूरी होता है। As number of carbon increases या length of carbon chain increases, boiling point increases. As length of carbon chain increases, boiling point increases. ये रट्टा मार के रखिएगा। For alkane, as length of carbon chain increases, boiling point increases. और भी तरीका है, as molecular weight increases, boiling point increases. बात बराबर है। As length of carbon chain increases, boiling point increases. As length of carbon chain increases, boiling point increases. चलिए नेक्स्ट, ये सब तो मैंने बता दिया, आप लोग जरा ये सोचिए, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। एक मिनट, इसमें, इसमें और इसमें आगे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर आंसर दीजिएगा, तीनों को अरेंज कर लीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा। देखिए बेटा, दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। फॉर इसका भी एग्जांपल क्या है बेटा, C5H12 है तो 72 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 72, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 72, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 72। आपसे पूछेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। बहुत बढ़िया दीपान्विता बेटा, बहुत सही। तो देखो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। याद रखना, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, as branching increases, boiling point decreases, boiling point decreases, as branching increases boiling point decreases. Now why branching से boiling point decrease करता है? Because lesser surface area, lesser surface area, lesser van der Waals force, lesser van der Waals force। अब सरफेस एरिया कम कैसे हुआ बेटा, ब्रांचिंग होगा ना तो मॉलिक्यूल जो है ना स्फेरिकल शेप अज्यूम करने लगता है, स्फेयर की तरह आपका बन जाएगा। जितना अधिक ब्रांचिंग होगा स्फेरिकल शेप अज्यूम करेगा, और स्फेरिकल शेप अज्यूम कर लिया तो आपका मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है क्योंकि वैन डर वाल कम हो गया। तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस।
बट सेम मॉलिक्यूलर वेट में कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएंगे तब ब्रांचिंग लेकर आएंगे, पहले ब्रांचिंग नहीं ले आइएगा। पहले मॉलिक्यूलर वेट में टाई हो गया तब ब्रांचिंग। पहले मॉलिक्यूलर वेट में अगर टाई हो गया तब जाकर ब्रांचिंग लाइएगा, ठीक है। क्लियर कर दिए है, पहले मत ले आइएगा ब्रांचिंग। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। चलिए बेटा, आप लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन में हम लोग को समझना है बेटा, ये मीथेन है, ये मीथेन है बेटा। हमेशा याद रखिएगा ये कार्बन जो है बेटा, अब इसमें कुछ भी रिएक्शन तभी होगा जब ये हाइड्रोजन हटेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं हाइड्रोजन एक हटा देता हूं और क्लोरीन को ले आता हूं या ब्रोमीन ले आया। Now, so what has happened? This hydrogen has left and bromine has come. हाइड्रोजन चला गया, ब्रोमीन आ गया। Now what are these known as? This is known as substitution. Now what is substitution? Substitution वो होगा बेटा जिसमें कोई एक जाएगा तब दूसरा आएगा। बट इसको देखो, C डबल बॉन्ड C, ये इसमें देखो अगर मैं HBr दे देता हूं, HBr, तो ये बनता है बेटा। कैसे बना ये एल्कीन में देखेंगे, बट अभी समझिए ये बनता है ना। इसमें देखो क्या हुआ, यहां पर और यहां पर कोई गया नहीं, बट एक H आ गया और एक Br आ गया। तो मतलब बिना किसी के जाए अगर कोई आ जाता है तो उसको एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब ये हुआ कोई गया नहीं है, बस लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक आएगा तो दूसरा जाएगा, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। एक और तरह का रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये होता है, ये इसमें क्या होगा, कोई चला गया। कौन चला गया? HI चला गया, ये अपना भाग गया, ये चला गया। दिस इज नोन एज, यहां लिखा जाएगा माइनस ऑफ HI। दिस विल बी कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? एलिमिनेशन। तो आपको तीनों रिएक्शन के बारे में बता दिए, पहचानना कैसे है। जब एक आएगा और दूसरा जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन, कोई आया बट कोई गया नहीं तो एडिशन, और सिर्फ चला गया तो उसको कहेंगे एलिमिनेशन। ऑर्गेनिक में आप तीन टाइप ऑफ रिएक्शन ये बार बार एनकाउंटर करेंगे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब ध्यान रखिएगा कि एल्केन डू नॉट अंडरगो एडिशन और एलिमिनेशन, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखेंगे एल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and not addition or elimination, and not addition or elimination. Alkane can undergo substitution reaction and not addition or elimination. Alkane substitution reaction दिखाएगा, addition और elimination नहीं दिखाएगा। Alkane substitution reaction दिखाएगा, addition और elimination नहीं दिखाएगा। चलिए आगे बढ़े। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक जाएगा दूसरा आएगा। कौन जाएगा?
अरे हाइड्रोजन भगाओ, हाइड्रोजन को भगा दो। ये हाइड्रोजन, इसमें से कोई भी भगा दो, अपने को क्या मतलब है, सारे हाइड्रोजन बराबर है। अब देखो हाइड्रोजन तो भागेगा, और हाइड्रोजन भागेगा बेटा, और इसको आप यहाँ इस H को ना बेटा OH से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप चाहोगे कि मैं ये बना दूं, OH लगा दूं, तो ये बेटा आसान नहीं होता। ये होगा बट बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है। सबसे आसान क्या है, हाइड्रोजन भगाओ हेलोजन को लाओ, हाइड्रोजन भगाओ हेलोजन लाओ, यही होता है। एल्केन का बेटा एक ही रिएक्शन है, बाकी भी रिएक्शंस होते हैं बट वो किसी काम के नहीं होते, बस होता है। फॉर एग्जाम्पल है ना कि आप कभी कभी मान लो ऐसा कि आप कभी कभी करेले का जूस पी लेते हो, तो आप पी लेते हो बट रेगुलर तो नहीं पीते हो ना। ऐसा तो कोई नहीं है ना बेटा रेगुलर पीता है। तो वैसा ही है बेटा, बड़ी डिफिकल्टी से, बहुत जिद करेगा, इसको पिटाई पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन देगा। प्रेम से मोहब्बत से बेटा ये रिएक्शन देता है। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजन को भगाओ हेलोजन को लगाओ। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी आ सकता है, ब्रोमीन की जगह आयोडीन भी आ सकता है, OH नहीं आता है। ये इतना ही रेयर है जितना आपके लाइफ में करेले का जूस पीना रेयर है। सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। One or more hydrogen atom of alkane can be replaced by halogen, nitro and sulfonic acid group. नाइट्रो ग्रुप से भी रिप्लेस हो सकता है, सल्फोनिक एसिड से भी रिप्लेस हो सकता है। बट फिर से बता रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप का और सल्फोनिक एसिड का रिप्लेसमेंट बेटा उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड उतना ही रेयर है जितना आप करेले की सब्जी खाते हैं। ठीक है, वो उतना ही रेयर है, इजीली नहीं होता है। आसानी से ये वाला होता है, सबसे आसानी से ये होगा। चलिए नेक्स्ट, the reaction in which hydrogen atoms of alkane are substituted are known as substitution reaction। सिंपल सी बात है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और से, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला गया है। नेक्स्ट, नाउ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हैलोजन, ये अगर मैं ये कर दूं ना, CH3Cl लगा दूं, this reaction is known as halogenation। this reaction is known as what, Cl2 लेना होगा, लाइट लेना होगा, लाइट, तब जाके ये होता है। देख रहे कितना आसान है। क्लोरीन को ले आइए, रोशनी को बुला लीजिए, आपका रिएक्शन हो जाएगा। लाइट बुलाना होता, CH4 CH3 Cl Cl2 लाइट। this will be known as halogenation reaction। What is halogenation reaction? The substitution of hydrogen with halogen. The substitution of hydrogen of alkane with halogen is known as halogenation। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम हैलोजिनेशन होता है। क्या क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ब्रोमीन की जगह आयोडीन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या क्लोरीन की जगह फ्लोरीन हो सकता है? हाँ हो सकता है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारा रिएक्ट करेंगे। सबसे अच्छे से कौन रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन करेगा। सबसे 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 लीस्ट इंटरेस्टेड कौन होगा? कौन रिएक्ट करने के पहले आधा घंटा रोएगा? आयोडीन। आयोडीन आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए वही रिएक्शन दोबारा है, CH4 प्लस Cl2 Hμ। Hμ का मतलब होता है लाइट, Hμ का मतलब होता है लाइट। याद कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बताए थे, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोला था। बट यहाँ H का कोई वैल्यू से मतलब है नहीं बेटा, Hμ का मतलब होता है लाइट, सीधा मतलब है लाइट। आप अगर लाइट लिखना चाहते हैं लाइट लिखिए, Hμ लिखना था Hμ लिखिए। क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा, HCl मिलेगा। ये अपने किसी काम का नहीं है, बस बगल में खड़ा रहेगा। ये अपना काम का है, CH3Cl। This reaction is known as halogenation of alkane। This reaction is called halogenation of alkane। चलिए
नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बनाना, अब ये बोलेगा यार मैं तो एक बार और रिएक्ट करूंगा, फिर से रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, CH2Cl2 बन जाएगा प्लस HCl। मतलब क्या हुआ, देखो कार्बन के 4 हाइड्रोजन थे, कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, पहले एक हाइड्रोजन चला गया, फिर से रिएक्शन हुआ, ये Cl2 तो बचा रहेगा ना, फिर से रिएक्शन हुआ, फिर ये बना H। फिर क्या होगा, एक और चला जाएगा, फिर क्या होगा, एक और चला जाएगा, फिर एक और चला जाएगा, देखो Cl2 दिए तो दूसरा वाला आ गया, एक और चला गया, फिर एक और चला गया, CHCl3 बन गया, फिर एक और चला जाएगा, तो ये भी बनेगा। अब जरा मुझे ये बताइए, दिस इज अ बेनिफिशियल रिएक्शन, अच्छा दिस इज एन एफिशिएंट रिएक्शन और इनएफिशिएंट रिएक्शन? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है ये रिएक्शन कराने के बाद बहुत ज़्यादा आपको प्यूरिफिकेशन या और कहीं पैसे खर्च नहीं करने होंगे। इनएफिशिएंट का मतलब होता है ठीक है प्रोडक्ट तो दे तो दिया है बट अभी और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या लगता है बेटा? एफिशिएंट। एंड अच्छा ये बताएंगे इस रिएक्शन में चारों में से कौन मिलेगा? आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, CCl4। Cl4 मिलेगा, ठीक है। CH3Cl मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो सबसे पहले ये बनेगा, ये जब उसके बाद रिएक्ट करेगा तो ये, फिर ये रिएक्ट करेगा तो ये, फिर ये रिएक्ट करेगा तो ये। ध्यान से समझिएगा, इसमें बेटा कुछ परसेंटेज इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, सब मिलेंगे आपको। क्यों? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो इससे, ये तो रिएक्ट करके ये बनाएगा, फिर ये रिएक्ट करके ये। बिल्कुल सही आप बोले, आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से क्लोरीन क्या होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। बात को समझो, हमारा जो CCl4 बनाना अगर रहा तो ये प्रोसेस सही है, दिस प्रोसेस इज गुड फॉर प्रिपेयरिंग CCl4 बट दिस प्रोसेस इज नॉट गुड फॉर प्रिपेयरिंग CH3Cl बिकॉज ये बनने के बाद आगे और रिएक्ट कर सकता है। इसके लिए ठीक है बट इसके लिए बिल्कुल सही नहीं, इसके लिए बिल्कुल सही नहीं, इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये बताएगा अगर मुझे CH3Cl लेना है चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको एक्सेस में लेना है कि इसको एक्सेस में लेना है? किसे एक्सेस में लेना चाहिए? देखो बेटा ये दोबारा रिएक्ट ना करे तो क्लोरीन को करना क्या है, मिनिमम। मिनिमम, तो मतलब ये एक्सेस में होगा, ये बहुत ज्यादा ले लेंगे तब आपको CH3Cl मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन में हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, खास करके ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा, फिर चौथी बार होगा, दिस इज नोन एज मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक हाइड्रोजन गायब नहीं होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन गायब हो सकते हैं। चलिए हो गया बेटा। चलिए अब देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का सबसे उससे कम, ब्रोमीन का सबसे कम और आयोडीन का सबसे कम। ये जो है कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क, और इसके साथ है नीड्स सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीड्स सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऐसे नहीं होता, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, सच एज
HNO3 और HiO3. मतलब this iodination will take place in presence of oxidizing agent such as HNO3 or HiO3. चलिए आगे बढ़े। अब बात होती है बेटा कि आपने ये वाला कंपाउंड ले लिया, ध्यान से समझिए। ये जो है बेटा ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी 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 है। जब आप इसमें अगर Cl2 और लाइट लीजिएगा तो बात ये है which will be hydrogen will be more reactive, these two hydrogen which are 2 degree or these hydrogen which are 1 degree. तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा बेटा, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा और लास्ट में 1 डिग्री करेगा। समझे बात को? टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। Tertiary hydrogen will be more reactive than secondary and secondary will be more reactive than primary. This will be the order of reactivity. चलिए हो गया, आगे बढ़े। फिर अब लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ halogenation of alkane, reaction mechanism of halogenation of alkane, halogenation of alkane। ध्यान से समझेंगे। टॉपिक क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। रिएक्शन, आप लोग पूरा रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है? रिएक्शन
mechanism of halogenation of alkane। समझिएगा बात को। सबसे पहले समझिए क्या क्या चीज लिया गया है। सबसे पहले CH4 लिया गया प्लस Cl2 लिया गया। क्या मिला? CH3Cl मिलता है और HCl मिलता है। हम लोग CCl4 तक नहीं जाते, हम लोग इसी को एक्सेस लेके काम खत्म करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मोस्टली हम लोग एक ही बार कराते हैं, 2 बार 3 बार नहीं कराते। ऊपर में लाइट रहेगा। जरा इस मॉलिक्यूल को समझिए, CH4 को अभी लिखना नहीं है, ठीक है, और प्लस Cl2 को ध्यान से समझिएगा। ये दोनों आपस में कभी कोलाइड नहीं करेंगे, करेंगे भी तो किसी काम का नहीं होगा अभी। ठीक है, होता क्या है? होता ये है बेटा कि सबसे पहले स्टेप 1 में आपको लिखना है, लिखते रहिएगा। स्टेप 1 में क्लोरीन जो है लाइट का मॉलिक्यूल हो, लाइट का जो पार्टिकल होगा, क्लोरीन को स्प्लिट कर देगा फ्री रेडिकल में। 2 फ्री रेडिकल मिलता है क्लोरीन का। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 में इसको लाइट ने रिएक्ट किया है, 2Cl फ्री रेडिकल मिला। अब ये Cl फ्री रेडिकल बीकर में क्रिएट हो गया, कंटेनर में क्रिएट हो गया। दिस Cl फ्री रेडिकल विल कोलाइड विथ मीथेन। ये मीथेन से कोलाइड करेगा। मीथेन से कोलाइड करके बेटा CH3Cl नहीं बनाएगा। गलत, अगर आप सोच रहे CH3Cl बनाएगा तो गलत सोच रहे। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को समझाएगा। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन से लेकर हाइड्रोजन को समझाया कि देखो तुम एक हाइड्रोजन, एक काम करो, कार्बन को छोड़ के चले आओ। बट जब कार्बन को छोड़ के आओगे मेरे पास तो प्लीज एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आना। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन रख लो, मैं ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूं। मतलब इस तरीके से स्प्लिट होगा। तो कार्बन बोलेगा ठीक है, जब तुमने मन बना लिया है तो मैं कौन होता हूं तुमको रोकने वाला, तुम जाओ। तो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया। और क्या बना? और ये बना HCl। ये इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन इधर लेकर आया और ये क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया। दोनों ने मजे से आपस में बॉन्ड बना लिया। ये होगा स्टेप 2। फिर स्टेप 3 आना चाहिए। पहले इतना लिखिए फिर बताए। बेटा यहाँ फिजिक्स की तरह मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हुआ है, ये हम लोगों ने पता किया है, अब आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म फिजिक्स के टाइप नहीं चलेगा बेटा कि ऐसा कोई फिक्स रूल होता तो हो जाता, नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है। केमिस्ट्री में बेटा हमेशा एक बात होती है, पहले रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, उसको समझा जाता है, फिर मैकेनिज्म आता है। पहले मैकेनिज्म होगा, उसके बाद रिएक्शन नहीं होता है। हम लोग जो रिएक्शन हो रहा होता है उसका मैकेनिज्म ढूंढते हैं। और एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम चल गया तो ऐसा नहीं है कि सब रिएक्शन उसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, एप्पल नीचे गिरता है, ऑरेंज नीचे गिरता है, कोई भी चीज को आप ऊपर से फेंकिएगा तो नीचे आएगा। ये फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। तो मैकेनिज्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये CH3 फ्री रेडिकल है। दिस इज व्हाट CH3 फ्री रेडिकल। तो ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक
चलिए यहाँ देखेंगे, ये CH3 फ्री रेडिकल अब इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल लिखेंगे, ये Cl2 को समझाएगा। देखो दूसरा Cl2 आया है, Cl फ्री रेडिकल नहीं है, Cl2 फ्री रेडिकल है, सॉरी Cl2 मॉलिक्यूल है। ये इसको समझाएगा क्लोरीन को, देख तू ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर आ, उसको छोड़ कर आ, हम लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो जाता है CH3Cl, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेगा। ये Cl का क्या हुआ, ये Cl अकेला हो गया, ये Cl अकेला हो गया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, बड़ा सिंपल सा है। एक फ्री रेडिकल दूसरे को अपने पास अट्रैक्ट करता है और मॉलिक्यूल को बोलता है तुम किसी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। चलिए, आप बोलेंगे सर बीकर में तो ये भी था। देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 बना होगा, ये तो हजारों मॉलिक्यूल होंगे, लाइट से रिएक्ट करके हजारों ये बनाएंगे। तो सर ये लोग आपस में क्यों नहीं रिएक्ट किए? तो समझे बात को बेटा, ये हजारों में Cl फ्री रेडिकल होगा, लाखों में Cl2 होगा। Cl2 मॉलिक्यूल अगर लैक्स में है तो ये थाउजेंड्स में होगा। तो CH3 फ्री रेडिकल बीकर में घूम रहा है तो उसको रास्ते में कोलिजन होगा, तो किसके साथ पहले होगा? इसके साथ Cl2 के साथ पहले होगा या Cl फ्री रेडिकल के साथ पहले होगा? देखो बीकर के अंदर बेटा CH3 फ्री रेडिकल होगा, Cl फ्री रेडिकल होगा और Cl2 मॉलिक्यूल होगा। मुझे ये बताइए बीकर के अंदर Cl2 फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा होगा ना, इससे ज्यादा होगा ना बेटा, सॉरी Cl2 मॉलिक्यूल इससे ज्यादा होगा, ये ग्रेटर अमाउंट में होगा। तो ये दोनों का कोलिजन चांसेस ज्यादा है, इनका कोलिजन का चांसेस कम है। इन दोनों का कोलिजन होगा बट कम होगा, इन दोनों का ज्यादा होगा। बट हाँ जैसे जैसे ये खत्म हो जाएगा, मान लेते ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इन दोनों का होगा ना, तब होगा। ठीक है, तो सबका होना है कोलिजन। अभी हम लोग मेजर कोलिजन लिख रहे हैं। चलिए अब देखो ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, ये Cl फ्री रेडिकल यहां पर देखो दोबारा से आएगा, फिर CH4 से रिएक्ट करेगा। दिस Cl फ्री रेडिकल विल नाउ बी यूज इन सेकंड स्टेप, फिर ये होगा, फिर ये ऐसे रिएक्ट करेगा, फिर से ये होगा। देखो दिस Cl फ्री रेडिकल यहां यूज होगा, मतलब ये रिएक्शन होगा तो ये होगा, और थर्ड रिएक्शन होगा तो सेकंड हो जाएगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, थर्ड होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये चलता चलेगा। This Cl free radical will be used in second step। तो मतलब ये एक बार बन गया, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर ये चलेगा, फिर थर्ड के बाद सेकंड होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर नाउ सेकंड स्टेप टू टेक प्लेस, स्टेप 1 इज नॉट मैंडेटरी। सेकंड स्टेप को होने के लिए ये वाला रिएक्शन आप बंद भी कर दोगे ना, फिर भी सेकंड स्टेप हो जाएगा, और सेकंड स्टेप हो जाएगा तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा तो थर्ड हो जाएगा। ये रिएक्शन सिर्फ आपको स्टार्टिंग में चाहिए, हमेशा के लिए रिएक्शन नहीं कराना है। सो दिस रिएक्शन विल बी नोन एज इनिशिएशन, मतलब आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए रिएक्शन को ऑन करना है, फिर इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। एंड दीज टू रिएक्शन विल बी नोन एज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब क्या, आप पहले वाले को बंद कर दीजिएगा तो भी सेकंड और थर्ड एक दूसरे को बेटा ऑन रखेंगे। दिस विल बी नोन एज प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में बेटा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है। इधर देखो एक फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल इधर है, रिएक्टेंट में एक फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट में भी एक फ्री रेडिकल होगा। यहां देखो एक फ्री रेडिकल है, यहां पर भी एक फ्री रेडिकल है। प्रोपगेशन में होता क्या है, one free radical gets consumed and another free radical gets produced। ये चलता चलेगा, एक फ्री रेडिकल खत्म होगा और दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। वन फ्री रेडिकल गेट्स कंज्यूम, द अदर फ्री रेडिकल गेट्स प्रोड्यूस्ड। तो 3 स्टेप हो गए। अब देखो स्टेप 4 भी हो सकता है। क्या हो सकता है?
स्टेप 4 ये होगा बेटा, Cl फ्री रेडिकल आपस में ही कोलाइड कर गए। देखो रैंडम कोलिजन हो रहा है तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ कोलाइड कर गए, ये भी पॉसिबल है। चौथा ऑप्शन है CH3 फ्री रेडिकल दूसरा CH3 फ्री रेडिकल से कोलाइड हो गया, ये भी पॉसिबल है। यहां देखो फ्री रेडिकल कंज्यूम हुआ है, प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो दीज थ्री आर नोन एज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेशन स्टेप्स। यहां स्टेप 4 मत लिखिएगा, ठीक है, यहां स्टेप 4 मत लिखिए, यहां खाली लिखे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन चलिए हो गया बेटा। सर माइक ऑफ है। ऑन था बेटा, चलिए ठीक है। हाँ यहाँ देखेंगे, Cl मॉलिक्यूल बेटा Cl फ्री रेडिकल दिया, Cl फ्री रेडिकल दिया, फिर ये Cl फ्री रेडिकल CH4 से कोलाइड करेगा तो CH3 फ्री रेडिकल। अब CH3 फ्री रेडिकल बेटा Cl2 से कोलाइड करेगा, CH3 कोलाइडिंग विद Cl2 टू गिव Cl फ्री रेडिकल एंड CH3Cl। दिस Cl फ्री रेडिकल यहां पर यूज होगा, फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ा, फिर CH3 फ्री रेडिकल दोबारा बना, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा। तो ये रिएक्शन जो रिएक्शन बी है वो ए को फीड कर रहा है और रिएक्शन ए बी को फीड कर रहा है, मतलब दोनों रिएक्शन एक दूसरे को बेटा फीड कर रहे हैं, तो दे आर प्रोपगेशन स्टेप। अदरवाइज बड़ा सिंपल भी है, एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा दूसरा प्रोड्यूस होगा, एक कंज्यूम हुआ दूसरा प्रोड्यूस हुआ। प्रोपगेशन में बेटा प्रोड्यूस होगा, कोई कंज्यूम नहीं होगा। टर्मिनेशन देखो क्या होगा, टर्मिनेशन में Cl फ्री रेडिकल कोलाइड विद Cl फ्री रेडिकल टू गिव Cl2, CH3 कोलाइड विद CH3 टू गिव इथेन, CH3 कोलाइड विद Cl टू गिव दिस। कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे कंबशन ऑफ एल्केन। बड़ा सिंपल सा है बेटा, लिख लीजिए। कंबशन हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे बेटा, आज से तो नहीं कर रहे।
चलिए बेटा, हो गया। Yes, sir. चलिए, ये सब सिंपल है बेटा। चलिए अब लिखेंगे बेटा कंट्रोल ऑक्सीडेशन। देखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ना व्हाट इज मेन बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन? देखो ये जो आप रिएक्शन अभी देख रहे हो ना बेटा, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। क्यों? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होना का मतलब ही तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन ऐड होने को ही तो हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, नॉट कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होगा बेटा कि कंट्रोल में ये फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट तक चला गया ना, ये तो +4 है ऑक्सीडेशन, ये भी तो +4 है और ये तो 0 है। ठीक है, यहां तो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन है। लेट से आप CH4 में बेटा एक ही ऑक्सीजन डालना चाहते हो, CH3OH बनाना चाहते हो, या फिर आप HC डबल बॉन्ड O डालना चाहते हो, एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, या फिर एसिड बनाना चाहते हो, तो ये कंट्रोल है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सीधा नहीं बनना। आप चाहते हो मिथानॉल तो मिथानॉल बने, मिथानल तो मिथानल बने, मिथानोइक तो मिथानोइक बने। मतलब आप कंट्रोल करना चाहते हो, आपको नहीं इच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड की, आपको चाहिए मिथानॉल। तो क्या करना होगा, उसी को बोलेंगे कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन के लिए बेटा आपको कैटालिस्ट यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? कैटालिस्ट यूज करना होगा, कैटालिस्ट यूज करना होगा। अब ध्यान से समझेंगे। मान लो मीथेन्स को मिथानॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो मैंने बताया मीथेन को मिथानॉल में कन्वर्ट करने का तरीका, ध्यान से सुनिएगा। वही तरीका इथेन से इथानॉल में यूज नहीं होगा, इथेन से इथानॉल में यूज नहीं होगा। इनफैक्ट आप मीथेन से मिथानॉल बना सकते हो, बट इथेन से इथानॉल इतनी आसानी से नहीं बनेगा। मतलब ऑक्सीडेशन जो है एल्केन का डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल समझो बात को, मैंने आपको बोला बेटा मीथेन को ना मिथानॉल में बदलना है। आप पता क्या करोगे? आप बोलोगे सर मीथेन को मिथानॉल में नहीं बदल सकते हैं। मैं आपको रिएक्शन लिखाऊंगा मिथानॉल का, फिर भी आप वो वाला यूज नहीं करोगे। क्यों? उसका यील्ड अच्छा नहीं होता, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। 100 रुपया खर्च होगा, 2 रुपये का सामान निकलेगा। पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बट रिएक्शन में यूज नहीं होगा, सिंथेसिस में यूज नहीं होगा। आप बोलेगे तो CH4 को ना CH3Cl में बदल दीजिए। इसको बेटा आप मिथानॉल में बड़ा आसानी से कन्वर्ट करोगे और यील्ड भी अच्छा होगा, एफिशिएंसी भी अच्छा होगा। आपको मैंने बोला बेटा, मैंने आपको इथेन दिया, बोले जरा ये बना दो तो इथानोइक एसिड। आप बोलोगे सर पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, इसमें अल्काइल हैलाइड में, फिर ये हो जाएगा। ये डायरेक्टली नहीं होता है। आपको मतलब बेटा एल्केन को किसी चीज में कन्वर्ट करना है, आपको एल्केन को किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है। रास्ता पता कहां से जाएगा? अल्काइल हैलाइड होकर जाएगा। विदाउट अल्काइल हैलाइड मतलब एल्केन को कहीं भी कन्वर्ट करना है। मान लो एल्केन को आपको XYZ में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे सर XYZ में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। एल्केन को आप अल्काइल हैलाइड बनाइए, और इस अल्काइल हैलाइड को आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, X बना सकते हैं, Y बना सकते हैं, Z बात है। एल्केन को डायरेक्टली नहीं बना सकते। कोई तरीका एग्जिस्ट भी करता है तो एफिशिएंट नहीं है।
एल्केन को अल्काइल हैलाइड में करने वाला तरीका ही जो भी है, जितना भी एफिशिएंट है यही है। किसी और चीज में करने का तरीका हाईली इनएफिशिएंट है। तो हम लोग हमेशा एल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसी और में कन्वर्ट करेंगे, भले यहां पर ये रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो, मीथेन को मिथानॉल में कन्वर्ट करने का कॉपर कैटालिस्ट लगेगा, ये टेम्परेचर लगेगा, ये प्रेशर लगेगा। देखो बेटा, ये प्रेशर जो है ना, ये बड़ा 100 ATM है, हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, मतलब आसानी से नहीं बदलेगा, पूरा रोना होगा, धोना होगा, पूरा ड्रामा होगा, बहुत परेशान करेगा। 423 केल्विन, मजा आएगा 500 केल्विन। अरे जितने का मिथानॉल नहीं बना उतना तो बिजली बिल आ जाएगा आपका। 523 केल्विन में हीट करना है, मतलब जितना का मिथानॉल आप बनाएंगे नहीं उससे ज्यादा का बिजली बिल आ रहा है। बट ये क्यों पढ़ रहे हैं? अरे हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्केन का बहुत सारा रिएक्शन होता नहीं है, तो कुछ ही रिएक्शंस होते हैं जो रो कर भी हो रहा है, बट कुछ ही है ना, तो वो पढ़ ले रहे हैं। बट कभी भी आपको बोलूंगा बेटा मीथेन को मिथानॉल में कन्वर्ट कीजिए, ये तरीका यूज कर रहे हैं तो बोर्ड में यूज कर लीजिएगा, स्कूल एग्जाम में यूज कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये वाला रिएक्शन ना एनसीईआरटी के अलावा और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये तरीका मिलेगा भी नहीं। अब एनसीईआरटी ने लिख दिया है ये रिएक्शन होता है, होता भी होगा तो 100 रुपए का सामान खर्च होता होगा, 2 रुपए का सामान मिलता होगा, बट लिख दिया तो हम लोग याद कर रहे हैं। बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। एक ही तरीका है एल्केन और एल्किल हैलाइड में कन्वर्जन, और कोई तरीका एल्केन में है ही नहीं, बेकार है सारे तरीके। क्या काम का है? एल्केन टू अल्काइल हैलाइड, बाकी सब बेकार। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मीथेन से मिथानॉल, अब इथेन डाल दीजिएगा तो इथानॉल नहीं बन जाएगा। इफ अगर मैं इथेन ले लूंगा, सब कुछ सेम करूंगा, तो इथानॉल नहीं बनेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मीथेन से मिथानॉल का आपको यही कैटालिस्ट यूज करना है। ये मीथेन से मिथानॉल का है। तो 3 चीज आपको याद रखना है, मीथेन से मिथानॉल, मीथेन से मिथानॉल। एक लास्ट देख लीजिए, इथेन से इथानोइक एसिड, मतलब पता है बेटा, इथेन से इथानॉल नहीं बनेगा, इथेन से इथानॉल नहीं बनता है, बस यही वाला, ये स्टैंड स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसको रट्टा मार के रखिए, और कोई आपको उपाय नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पर आप मीथेन ले लीजिएगा ना और ये कैटालिस्ट यूज कर लीजिएगा तो मिथानोइक नहीं मिलेगा, मिथानोइक नहीं मिलेगा, जो है बस यही है। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट, रट्टा मार के रखिए, यही एक तरीका है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बनाने का। फिर से बता रहे, आपको इससे ये बनाने बोलेगा ना, अवॉइड कीजिएगा, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है।
स्टैंडर्ड तरीका क्या है, फिर से बोल दिए। अरे एल्केन का एक ही रास्ता है, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कुछ भी बना लीजिए। जब भी एल्केन का आपको किसी में कन्वर्जन आ जाए, रास्ता कहाँ से गुजरेगा, अल्काइल हैलाइड से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एक और रिएक्शन, ये हो गया, लिख लिए तो बेटा लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट, आइसोमराइजेशन। ना व्हाट इज आइसोमराइजेशन? आइसोमर जानते हैं ना, तो देखो आइसोमराइजेशन क्या होता है। इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं। हम्म, ये है, देखो C4H10 है, ये भी C4H10 है, दोनों C4H10 है। This reaction of converging a straight chain into branches is known as isomerization। और कैटलिस्ट लेना है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब मॉइस्चर नहीं होना है, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, ये लेना है आपको, तब जाके ये मिलेगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। So conversion of straight chain alkane into branch is known as isomerization of alkane। Conversion of straight chain alkane into branched alkane is known as isomerization। स्ट्रेट चेन को बेटा ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अब एग्जांपल एक और देखिए, ये वाला क्या किए, हेक्सेन लिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इसमें समझ में नहीं आया। हेक्सेन ले लीजिए, CH3 CH ऐसे ऐसे ले लीजिए, उतना लंबा नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे। इसको एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये बना दीजिए। ये बना दीजिए, ये बनेगा, ब्रांचिंग कर दीजिएगा बस, ब्रांचिंग। रिएक्शन में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई और भी एक्स्ट्रा ब्रांच बना सकते हैं आप, कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारे रिएक्शन 2 ब्रांच भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 ही बन सकते हैं, मतलब ये सारा रैंडम रिएक्शन हो रहा होगा। फिर से बता रहे, अल्केन से अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ही किसी काम का, बाकी सब रैंडम होते हैं, सब कुछ मिलेगा। तो दिस इज आइसोमराइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, देखो एरोमेटाइजेशन क्या है। आपके पास 6 कार्बन का चेन है, कितना कार्बन, 6 कार्बन, हेक्सेन है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन में। मतलब कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन को, किस में, एरोमेटिक कंपाउंड में। आप बोलेंगे सर कैटलिस्ट कौन है, देखो कैटलिस्ट तो यहाँ भरमार लगी हुई है, यहाँ बहुत सारे कैटलिस्ट है। एक कैटलिस्ट कौन है, Cr2O3 है, आप ये ले आओ। ये नहीं मिला मार्केट में, कोई बात नहीं है, V2O5 खरीद के ले आओ। V2O5 नहीं मिला मार्केट में, कोई बात नहीं है,
मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड खरीद के ले आओ, तीनों में से कुछ भी चलेगा। टेन से 20 ATM होना चाहिए। ये हेप्टेन है बेटा, क्या बनेगा सोचिए, Cr2O3 टॉल्यून। TNP, बहुत बढ़िया बेटा, यहां बनेगा टॉल्यून। फिर एक और ले लीजिए ऑक्टेन, ऑक्टेन यहां सोच के बताइए। 8 है बेटा यहाँ, अच्छा यहाँ टॉल्वीन बनेगा, सॉरी बेटा बेंजीन ही बना दिया, टॉल्वीन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, देखो ऑक्टेन है ना बेटा, आपको ये बना देना यहाँ, ये बनेगा बेटा। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। ये है रिएक्शन विथ स्टीम, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। अब याद कीजिए ये रिएक्शन एक बार और हो रखा है, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, याद कीजिए। इसको क्या बोले थे हम लोग पहले बेटा एक बार, वाटर गैस। बहुत बढ़िया, दिस इज वाटर गैस रिएक्शन। ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, हाइड्रोजन के चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, वाटर गैस, सॉरी कार्बन के चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था ये वाटर गैस। चलिए, तो दिस इज रिएक्शन विथ स्टीम। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पास, स्कूल एग्जाम के पास, पायरोलिसिस। व्हाट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग, व्हाट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरो का मतलब होता है हीट, पायरोटेक्निक
पायरोटेक्निक क्या होता है पता? पायरोटेक्निक किसी को पता है? पटाखा बनाते ना, फायरवर्क्स, उसकी पढ़ाई को पायरोटेक्निक कहते हैं। पायरोटेक्निक, पायरो का सिंपल सा मतलब होता है हीट, फायरवर्क्स की पढ़ाई जो करते हैं उसको पायरोटेक्निक कहते हैं। तो पायरोटेक्निक तो हो गया, पर ये क्रैकिंग क्या होता है? देखो पायरोलिसिस इज सिंपल, हीटिंग समथिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट। आप एक बड़े चीज को हीट करते हैं, छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक कर दिए, उसको पायरोलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई बड़ा चीज आपने लिया, उसको हीट करके आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड पायरोलिसिस। इतना सिंपल है पायरोलिसिस। ठीक है, इतना सिंपल होगा पायरोलिसिस, बड़ी चीज को छोटे में ब्रेक कर देना यूजिंग हीट। तो क्रैकिंग क्या है? देखो आप बड़ा चीज कुछ भी ले सकते हो, बट अगर वो बड़ा चीज एल्केन है, एल्केन है, उसको आप हीट करके छोटे में ब्रेक करते हो, दैट विल बी नोन एज क्रैकिंग। तो व्हाट इज पायरोलिसिस? ब्रेकिंग डाउन एनीथिंग इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट बाय अप्लाइंग हीट। ब्रेकिंग डाउन एनीथिंग into smaller fragment by using heat is known as pyrolysis. Anything. But if I am breaking alkane into smaller fragment, using heat, then that is known as cracking. Breaking down alkane into smaller fragment using heat is known as cracking. किसको? एल्केन को। अब देखो एल्केन को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्मॉलर एल्केन एंड स्मॉलर एल्कीन मिल सकता है, दोनों मिलेगा। एल्केन भी मिलेगा, छोटा एल्केन भी मिलेगा, अब बराबर साइज का ही मिलेगा बट कम मिलेगा। स्मॉलर एल्केन एंड, स्मॉलर की जगह लोअर एल्केन एंड एल्कीन बोला था। ठीक है, यहाँ पे ना हम लोग ये नहीं बोलेंगे मीथेन और मीथेन इज स्मॉलर देन ब्यूटेन, नहीं, मीथेन इज लोअर कंपेयर टू ब्यूटेन, यहाँ पे ये चलता है। तो अब एक एग्जांपल ले लो, ये ले लिए, इसको हीट कर दिए, तो छोटे में ब्रेक करना ना, ऐसे कर दो, कर सकते हो आप। ठीक है, ये कर सकते हो आप। आप 6 कार्बन ले लोगे तो क्या होगा? तो बहुत कुछ बनेगा। कंट्रोल नहीं है, रैंडम रिएक्शन है, रैंडम कुछ भी बना सकते हो आप, जो इच्छा करो वही बना दो, जो इच्छा वही बना दो आप। एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो ये हेक्सेन लिया है, क्या नहीं बनाया है। अब बोलोगे सर क्या बनेगा? अरे सब बनेगा, जो लिखा हुआ सब बनेगा। तो सर इतना बनेगा तो क्या फायदा इस रिएक्शन का? कोई फायदा नहीं इस रिएक्शन का। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, ये जो बना ना प्रोडक्ट, ये किस काम का प्रोडक्ट पता? किस काम का? जलाने के काम आएगा। अरे यही तो है आपका, यही चीज देखिए सब जलाने के काम आता है। एलपीजी, ये सीएनजी हो गया, ये प्रोपेन हो गया, इथीन हो गया, सब जलाने के काम आएगा। हाइड्रोकार्बन जो होता है ना बेटा, आप बोलेंगे जलाने के काम आता है तो सस्ता है, महंगा है, नहीं बेटा सस्ता ही है, तभी तो उससे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ना। अगर बहुत महंगा होता तो कार वार चलाते, नहीं चलाते। आप लोग अब लोगों को लगता है नहीं सर पेट्रोल तेल तो महंगा है। अरे 20 रुपए लीटर पानी बिकता है, आप बोल रहे हो
₹80 पेट्रोल नहीं बिकेगा। मतलब ये है रिलेटिवली ठीक है, बाकी चीज़ों से महंगा है बट ओवरऑल चीप है, अदरवाइज हम लोग उससे गाड़ी नहीं चलाते। ठीक है, चलिए बेटा आपका एल्केन हो गया है बेटा। इसके बाद देखिएगा एल्केन में एक टॉपिक बचा हुआ था, बचा हुआ क्या है मैंने करा दिया है, कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, मैंने पहले ही करा रखा है, वही सारा चीज दोबारा है बेटा। कॉन्फर्मेशन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बेटा जाके दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा दोबारा से जाके एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्फर्मेशन आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, वही चीजें देख लीजिए बेटा। एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। ठीक है, फिर एल्कीन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।